घर में मेरी बड़ी बहन सीमा के रिश्ते की बात चल रही थी। पापा के दोस्त थे, उनका बेटा समीर दीदी से प्यार करने लगा था। काफ़ी दिनों से हमारे घर आना जाना भी था और आज उन रिश्तों को डन कर दिया गया था। घर में सब लोग बहुत खुश है। शादी की तैयारी हो रही थी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। मुझे तो शोर शराबा वैसे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं खूब मस्तियाँ कर रही थी। दीदी को मायूं बैठा दिया गया था कि तभी समीर दीदी से मिलने हमारे घर पहुँचे। वे लोग थोड़ा खुले विचारों के थे, इसलिए इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे कि शादी से ठीक पहले इस कदर होने वाली दुल्हन से मिलना ठीक नहीं है। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं था, और खासकर दादी तो पुराने ख्यालों की थी। समीर के मुंह से दीदी से मिलने की बात सुनकर दादी का तो मुंह बन गया। लेकिन मेरी मम्मी बोली, समीर बेटा, मैं मानती हूँ कि इस वक्त अब बदल गया है, लोग खुले विचारों के हो गए हैं, लेकिन हम लोग अभी इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं कि शादी से कुछ दिन पहले ही दुल्हन उठाकर अपनी दुल्हन से मिलने चला आए। मम्मी की बात सुनकर समीर बोले, क्या मानता हूँ आंटी जी, मुझे नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर था। बस एक नज़र अपनी होने वाली दुल्हन को देखना चाहता हूं। मैं भी कहाँ पर मौजूद थी। समीर की बात सुनकर मैंने कहा, क्या मम्मी जी, आपने अभी से इस दामाद की क्लास लेना शुरू कर दी? देखने मम्मी जी, यह आप कहीं आपका बदला दीदी से ना ले। यह मेरी बात सुनकर समीर बोले, कैसे बातें करती हो साली साहिबा, हमारी ऐसी मजाल कहाँ कि आपकी दीदी से बदला ले। हम तो ऊंचे आवाज़ में बात भी नहीं कर सकते। बदला लेना तो दूर की बात है, यह मेरा था। हम दोनों की नोकझोंक सुनकर मम्मी मुस्कुराई। फिर मम्मी ने इजाज़त दे दी। मैंने कहा, चलो जीजू, मैं अपनी दीदी से मिला पाती हूँ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि सीमा दीदी बहुत खुशकिस्मत है जो उन्हें समीर के रूप में इतना प्यार करने वाला पति मिला है। उनकी खुशियाँ के दिल में ही दिल दुआ मांगने लगी, भगवान उनकी खुशियों की लंबी उम्र करे। फिर कुछ ही दिनों में दीदी की शादी हो गई और वह रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। दीदी के जाने से पूरा घर वीरान हो गया। दीदी बहुत ही मोहब्बत वाली थी, हर किसी को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखी थी और हर किसी पर अपनी मोहब्बत लुटाती थी। दीदी की बहुत याद आती थी। दीदी की शादी के बाद जहाँ मम्मी जी खुशी वहीं उदास बैठी, हमेशा दीदी को याद करते रहते हैं। मम्मी उदास बैठी थी, मम्मी के पास आकर बैठ गई और उनके गले से लेते हुए बोली, मम्मी, यह भी कोई जिंदगी है। लड़कियों की पैदा कहाँ होती है और फिर विदा कर किसी दूसरे घर चली जाती है। आसान नहीं होता उन घर को छोड़ना जहाँ उनका बचपन गुजरा हो। मुझे हमारा बचपन याद आने लगा कि कैसे हम तीनों बहन भाई आपस में खेलते थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते थे और जल्दी ही मान भी जाते थे। अच्छे दिन कितने जल्दी निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, क्या दीदी भी हमें याद करती होगी क्या? वह भी हमारे बिना उदास होती होगी? मम्मी ने प्यार से करते हुए कहा, हाँ बेटा, बेटिया के लिए यही दस्तूर है, उन्हें एक न एक दिन अपने पति के घर जाना ही होता है। बस भगवान उनकी किस्मत अच्छी करे और उन्हें प्यार करने वाला पति मिले। दीदी की शादी को 5 महीने हो चुके थे। वह अपने पति के साथ घूमने विदेश गई हुई थी। दीदी जब भी गई तो मैं और मेरा भाई निखिल उनसे मिलने भी गए थे। दीदी ने बताया कि समीर बहुत अच्छे हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं। मैं और निखिल बहुत देर तक दीदी के पास बैठे बातें करते रहे। उस वक्त का पता ही नहीं चला और शाम हो गई जब एहसास हुआ कि फिर हम घर वापस आए। कुछ दिनों से दादी बीमार रहने लगी। शायद उम्र का तकाजा था, काफ़ी बड़ी हो गई थी। दादी बहुत अच्छी थी, मुझे दादी से बहुत प्यार करता था। मुझे उनसे बातें करना अच्छा लगता था। जब भी दादी बीमार होती तो मैं ज़्यादातर उनके पास रहने की कोशिश करती। पापा और मेरा भाई निखिल भी ज़्यादा से ज़्यादा दादी के पास रहते और उनकी सेवा करते। हम सबको दादी से बहुत प्यार था।
लेकिन हमारी ज़िंदगी में दादी का साथ इतना ही लिखा था। एक रात दादी की तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो गई। सब लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन जब तक वो भगवान को प्यारी हो गई थी, दादी हम सबको रोते बिलखते छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। पापा रो रो कर बुरा हाल था। आखिर माँ को खोने का दुख बच्चा ही समझ सकता है। दादी की खबर सुनकर दांत दे भेगी भागी हुई आई और समीर जीजू ने उन्हें रुकने को कह दिया। जब तक तुम्हारा मन करे तब तक रुक सकती। दीदी के आने से घर में थोड़ी रौनक हो गई थी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। हर रात भर जाकर दीदी से बात करते थे। दादी कितनी अच्छी थी, ऐसा लगता था जैसे अभी दादी हमारे बीच में मौजूद हैं। अभी कल की ही तो बात थी कि दादी हमें अपने पास बैठाकर दुनिया जहान की बातें सुनाती रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया और दादी को हमारे बीच से गए पूरे 4 साल गुजर गए। इसी बीच में मौसी भी बन गई। दीदी ने एक प्यारे से गोल मटोल से बेटे को जन्म दिया। सोनू हम सबकी जान था। मैं भी मौसी बनकर फूली नहीं समा रही थी। नाना बनने की खुशी में पापा से भी संभाली नहीं संभले जा रही थी। वह बहुत खुश थे। पापा को जब भी मन होता वह समीर जीजू को फोन कर देते कि भाई मेरे नवासे को मेरे पास छोड़ जाओ। उनकी बहुत याद आ रही थी और समीर जीजू भी फौरन मान जाते और दीदी और सोनू को हमारे घर छोड़ जाते। हमारा पूरा परिवार समीर जीजू की तारीफ करते रहते कि भाला दुनिया में ऐसा कौन सा दामाद होता जो अपनी बीवी को इतनी जल्दी मायके में छोड़ दे। दीदी को अपने ससुराल की तरफ से कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उनकी सास तो भी नहीं ससुर थी। एक ननद थी जिसकी अभी तक शादी नहीं थी, लेकिन उनकी एंगेजमेंट हो चुका था। जल्दी शादी होने वाली थी कि वो कभी कभी दीदी के साथ हमारे घर आ जाया करती थी। बहुत ही मिलनसार, बहुत ही अच्छी लड़की थी। दीदी के सास ससुर पापा के दोस्त तो थे, इसलिए वह भी हमारे घर आते थे। तो हम एक सप्ताह तक हमारे घर पर रुक जाते। हमारे दोनों परिवारों में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। लेकिन एक दिन हम पर क़यामत टूट पड़ी जब दीदी का फोन आया कि कृतिका दीदी की ननद अब इस दुनिया में नहीं रही। हम सब लोग हक्का बक्का रह गए थे कि क्या फिर अचानक यह सब कैसे हुआ। उनकी तो शादी होने वाली थी। शादी की डेट फिक्स हो गई थी। समीर जीजू तो एकदम टूट गए थे। उनकी इकलौती बहन ने उनके हाथों में दम तोड़ा था। दीदी बहुत ज्यादा रो रही थी। उन्हें अपने ससुराल में एक छोटी बहन मिल गई थी जो उनसे बहुत प्यार करती थी, और इस तरह उनका अचानक चले जाना दीदी पर क़यामत गुजर रही थी। दीदी ने बताया कि कृतिका ने सुसाइड किया था। मैंने पूछा कि क्या की तो शादी होने वाली थी, वह भी अपने पसंद के लड़के से, फिर ऐसा क्या हुआ कि कृतिका को सुसाइड करना पड़ा। दीदी ने बताया कि बाकी सारी बातों को तो पता नहीं, लेकिन शादी से 2 दिन पहले कृतिका का होने वाला पति घर आकर शादी के लिए मना कर दिया था और शायद फिर दिखाइए सदमे बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। कुछ और भी बात थी जो मुझे लगा शायद दीदी हम लोगों से छुपा रही थी। मैंने भी ज्यादा खरीदना सही नहीं समझा और चुप हो गई। धीरे धीरे सब कुछ और रूटीन पर आने लगा था। आने जाने चले जाते थे, लेकिन उनके पीछे अपनी जिंदगी को खत्म नहीं किया जाता। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। सब लोग अपने अपने रूटीन में लौट आए, लेकिन बहन को होने का दुख समीर जीजू को चेहरे पर साफ दिखाई था। फिर इन्हीं दिनों पापा को मेरी शादी की जल्दी होने लगी। कहने लगी दोनों बच्चों की शादी के फरिश्ते परित होते हैं, फिर हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। मम्मी ने कहा इतनी जल्दबाजी क्या है, पहले कोई अच्छा लड़का तो नजर में हो। पापा बोले मेरी नजर में यह अच्छा लड़का है, मेरे ही साथ काम करता है, बहुत मेहनती है, सिर्फ माँ और बेटी है, आगे पीछे कोई और नहीं। लड़का बहुत मेहनती है, पढ़ा लिखा है और हमें और क्या चाहिए।
मम्मी बोली, लेकिन हम लड़की वाले हैं, इस तरह लड़के से अपना मुंह से नहीं कह सकते कि हमारी लड़की से शादी कर लो। पापा बोले, यह सब तुम पर छोड़ दो, मुझे पता है कि लड़का शादी के लिए राजी हो जाएगा, तुम बस शादी की तैयारी करो। फिर पापा ने किसी तरह लड़के से बात कर ली। लड़का और लड़के की माँ दोनों शादी के लिए राजी थे। फिर चकमगनी और ब्याह हो गया था। जीजू दीदी को पहले ही छोड़ गए थे, कहा था मुझे कुछ काम है, शादी वाले दिन ही आऊँगा। मेरी शादी पर दीदी बहुत खुश थी, अपने दिल की अरमान निकाल रही थी। ठीक है, शादी वाले दिन जीजू भी आ गए। मेरी और नैतिक की शादी सकुशल परिवार संपन्न हो गई और मेरी विदाई का समय भी आ गया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जीजू कुछ परेशान लग रहे थे। विदाई के वक्त उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया और कहा, यह गिफ्ट तुम अपनी पहली औलाद होने पर खोलना। बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि क्या फिर इस गिफ्ट में ऐसा क्या है जो अपनी औलाद होने पर ही इसे खोलना है, और वह पहली औलाद की होने पर ही। सर मैं विदा होकर ससुराल आ गई। उस गिफ्ट को मैंने स्टोर रूम में रख दिया। मेरी और नैतिक की शादी शुरू के कुछ महीने तो बहुत ही खुशहाल गुजर रहे थे। मेरा बहुत ध्यान रखता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि नहीं, जब तक एक अच्छा इंसान नहीं है वह किसी न किसी बहाने से मुझे और मेरे माँ बाप के घर भेज देता था और अपनी कुछ न कुछ डिमांड पूरी कराया करता था। एक दो बार मैंने नैतिक की बात मान ली, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे उनकी बातों को बंद कर दे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने मम्मी पापा से अपने पति के लिए कुछ मांगूं। जब मैंने नीति को बातें मानने से मना कर दिया तो पहले उसने मुझे प्यार से समझाया, फिर शख्सी पर उतर आया, कहने लगा कि अपने बाप से कहो कि मुझे अपने बिजनेस में सेटल कर ले। आखिर इतना बड़ा बिजनेस है, अकेले कैसे संभाल पाएंगे, और आखिर हमारा भी तो हक है उस बिजनेस पर। मगर मैं नैतिक की बात को टाल रही थी। इसी बीच हमारा एक बेटा हो गया। जिंदगी की गाड़ी यूं चल रही थी कि देखते देखते मेरा बेटा 2 साल का होने को आया। आज की दूसरी सालगिरह थी। किसी काम से स्टोर रूम में आई तो जीजू के दिए हुए गिफ्ट पर मेरी निगाह पड़ी। बहुत ही उत्सुकता से मैंने वह गिफ्ट खोला। वैसे ही जीजू ने कहा था कि अपने पहले औलाद होने पर ही गिफ्ट खोलना, लेकिन मैं भूल गई थी और मेरा बेटा तो 2 साल का हो गया था। मैंने जैसे ही वो गिफ्ट खोला मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं गिफ्ट फेंककर उल्टी से भागती हुई अपने कमरे में आई और अपने बेटे को उठाकर फौरन अस्पताल भागी। बच्चे को चेकअप कराया। बच्चे की जो रिपोर्ट सामने आई उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा बच्चा हीरा है। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। अपने घर जाकर सबसे पहले मैंने जीजू का दिया हुआ गिफ्ट उठाया और फिर अपने माँ बाप के घर आ गई। मैंने दीदी और जीजू को फोन किया और उन्होंने घर आने को कहा। मेरे इस तरह अचानक से फोन करने पर दीदी बहुत घबरा गई थी। फौरन ही वह जीजू को लेकर हमारे घर आ गई। रोते हुए दीदी से लिपट गई थी। मैंने कहा, आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? आपने अपनी बहन की मौत का बदला मुझसे क्यों लिया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? यह बात आप मुझसे शादी से पहले भी बता सकते थे। जीजू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कोई बदला नहीं लिया। जब तक मैं आया था तुम्हारी और नीति की शादी हो चुकी थी। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। दीदी हैरान और परेशान थी कि कभी मुझे देखती और कभी समीर जीजू की तरफ देखती। आखिर जी सर बोले, कोई मुझे भी तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है। फिर मैंने दीदी को बताना शुरू किया। दीदी समीर जीजू ने मुझे एक गिफ्ट दिया था। वो मैंने आज खोलकर देखा तो उसमें एक कैमरा था और यह एक लेटर था। लेटर में लिखा था कि तुम्हारी औलाद है, हिजड़ा होगी। लेटर पढ़ते ही मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर अस्पताल भागी। तो अस्पताल में डॉक्टरों ने चेकअप कराया और बाद में बता दिया कि हाँ, मेरा बच्चा हिजड़ा है।
जीजू ने यह लेटर शायद मुझे इसलिए लिख दिया था क्योंकि शायद जीजू को अपनी मरती हुई बहन की बददुआ पर पूरा यकीन था। कृतिका ने मरते टाइम नैतिक को बददुआ दी थी कि तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा, तुम्हें कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा, तुम्हारी औलादे हिजड़ा पैदा होगी। उस गिफ्ट पैक कर कैमरा भी था जिसे मैंने दीदू और जीजू के सामने चलाया, जिसे कृतिका के मरते टाइम की आखिरी वीडियो थी जिसमें वो चीज नैतिक को बददुआ दे रही थी। फिर समीर जीजू बताने लगे कि नैतिक और कृतिका एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन नैतिक की डिमांड से बढ़ती ही जा रही थी। बार बार कृतिका पर प्रेशर डालता, कभी किसी चीज के लिए तो कभी किसी चीज के लिए। एंड शादी के टाइम उसने कृतिका से कहा कि मुझे गाड़ी के पैसे अभी कैश चाहिए। कृतिका ने मना कर दिया क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। नैतिक की डिमांड को पूरी करते करते वो इस बात से गुस्सा होकर नैतिक ने कृतिका को धमकी दे डाली कि तुमसे शादी नहीं करूँगा। नैतिक की इस बात सुनकर ठिकाने से कहा कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। कृतिका की बात सुनकर नैतिक बौखला गया था और इससे पहले कृतिका की तरफ से इनकार करके उसके घर तक आना, नैतिक खुद ही कृतिका के घर आ गया और उसने सारे मेहमानों के बीच में शादी ना करने का ऐलान कर दिया। सारे मेहमानों में बातें होने लगी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो दूल्हा खुद ही शादी करने के लिए मना कर रहा है। जब कृतिका ने अपनी फोन पट्टी खोलनी चाहिए तो इससे पहले ही नैतिक ने ही कृतिका पर एक इल्जाम लगा दिया, जिसे सुनकर कृतिका कुछ बोल ही पाती। नैतिक ने कहा कि समीर जी पहले अपनी बहन की जांच कराओ, उसकी डॉक्टरों की जांच कराओ क्योंकि तुम्हारी बहन लड़की ही नहीं है, वह एक हिजड़ा है और एक हिजड़े से कोई लड़का शादी कैसे कर सकता है। नैतिक की बातें सुनकर जहां समीर सन्नाटे में आ गया था वहीं कृतिका का भी दिल थाम कर बैठ चली थी। सारे मेहमानों की में बातें हो रही थी। इधर उधर की बातें से परेशान होकर कृतिका ने सुसाइड किया था क्योंकि लोगों की जबान तो नहीं पकड़ सकती, न ही हर किसी के मुंह पर यही था कि जरूर कृतिका में कोई कमी है। समीर जी बोले, शादी वाले दिन जब मैंने नैतिक को देखा तो अंदर से हिल गया था और मैं चाहता था कि अभी जाकर नैतिक का गिरवान पकड़कर उसे इतना मारूं कि वो अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाए। लेकिन तुम बहुत खुश थी, सारे लोग खुश थे और फिर शादी भी हो चुकी थी, कुछ भी नहीं हो सकता था। मैंने अपने दीदी की तरफ देखा और कहा, दीदी यह सब बातें आपको तो पता होगी, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने भी तो नैतिक को पहचान लिया होगा। कृतिका की जिंदगी बर्बाद करने वाला यही नैतिक था। दीदी रोते हुए बोली, यहाँ सुनैना मैंने पहले पहचान लिया था, लेकिन जब बारात लेकर आया तब उसके चेहरे पर सेहरा पड़ा हुआ था, तब मैंने उसे नहीं देखा था। तुम्हारे साथ फेरी लेते हुए मैंने उसे देख लिया था, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि समीर ने मुझे रोक दिया था। समीर को लगा शायद नैतिक अब सुधर गया है, क्योंकि नैतिक ने दहेज लेने से भी उस समय मना कर दिया था। मैंने नैतिक का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मुझे डर था कृतिका की बदुआ पीछा नहीं छोड़ेगी, हमारी और औलादे भी ऐसी ही होंगी। नैतिक को तो अपनी गलती का कोई पछतावा ही नहीं था। जो मैंने यह सब कुछ उसे बताया तो उल्टा मुझ पर ही सवार हो गया। मैंने भी ज्यादा बहस नहीं की और हमेशा के लिए नैतिक का घर को छोड़ दिया। मेरा बेटा कुछ ही समय तक मेरे साथ रहा और फिर वो भगवान को प्यारा हो गया। अब मेरी जिंदगी में बस एक खालीपन था। खुद को हमेशा कमरे में बंद रखती हूँ, बहुत कम बाहर निकलती हूँ। मेरे साथ हुए हादसे से मम्मी पापा भी बहुत परेशान हैं। मेरी तो हालत का जिम्मेदार पापा खुद को मानते हैं, लेकिन मैंने पापा को समझाया, पापा इसमें आपका कोई दोष नहीं है, जो किस्मत में होता है वही होकर रहता है। मम्मी पापा चाहते थे कि अब मैं दूसरी शादी करूं, लेकिन मैंने मम्मी पापा को मना कर दिया था। जिंदगी की मकसद सिर्फ शादी ही नहीं। मैंने जो NGO ज्वाइन कर लिया, जहां मैं गरीब बेसहारा लड़कियों को सहायता करती हूँ और मुझे यह सब काम करके बहुत अच्छा लगता है। मेरे दिल को सुकून मिलता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।